आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आज हम स्टूडियो में नहीं बल्कि स्टूडियो के बाहर हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली चुनाव हम कवर कर रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोगों के बीच जाकर हम आपको ये बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता इस बार क्या सोच रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट की बुराड़ी विधानसभा सीट पर। नॉर्थ ईस्ट जो लोकसभा सीट है उससे मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं और उसी में ये विधानसभा आती है जो कि बुराड़ी है। और बुराड़ी कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वो एक सीट है जिसको बीजेपी ने जेडीयू को दिया है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को ये सीट, जो एक सीट दी गई है 70 विधानसभाओं में से, वो ये बुराड़ी सीट है। क्योंकि ये सीट पूर्वांचली प्रभुत्व वाली ये सीट है। यहाँ पर बड़ी तादाद में पूर्वांचली रहते हैं और पूर्वांचली ही तय करते हैं सीट पर कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। अगर हम पिछली कुछ चुनाव की बात करें तो 2008 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी और उसके बाद से लगातार यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतती आई है। और एक बार फिर से संजीव झा को उम्मीदवार बनाया है आम आदमी पार्टी, संजय झा को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जेडीयू की तो शैलेंद्र कुमार हैं जिनको टिकट यहां से दिया गया है और मंगेश यादव को पर भरोसा, मंगेश त्यागी पर भरोसा दिखाया है कांग्रेस ने। लेकिन यहां की अगर हम बात करते हैं तो लगातार ये सीट आम आदमी पार्टी जीतती आई है। और आप इसको इस तरह से समझिए कि नीतीश कुमार लगातार नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब भी खामोश होते हैं तो ये समझा जाता है कि वो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, इसीलिए लगातार नीतीश कुमार सुर्खियों में बने हुए हैं। और ये लग रहा है कि नीतीश कुमार की इस खामोशी ने दिल्ली आकर वो न नरेंद्र मोदी से मिले, न अमित शाह से मिले, ये सब काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वही बीजेपी जो ये कहती थी कि कोई भी सीट वो एनडीए के किसी घटक दल को नहीं देगी, तो आप ये समझिए कि चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू, उसको एक एक सीट देनी पड़ी। क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है और बीजेपी को ये साफ लग रहा है कि भले ही वो नीतीश कुमार को बाद में चीफ मिनिस्टर ना बनाए, लेकिन उनके साथ मिलकर ही उनको चुनाव लड़ना होगा। तो ये स्थिति उनको बिहार में नजर आ रही है। इसीलिए अपनी दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए दिल्ली की सत्ता यानी कि अभी जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 26 साल से जहां पर सूखा है भारतीय जनता पार्टी का, और दिल्ली की सत्ता यानी केंद्र की सत्ता जहां दो जो बैसाखियां हैं उनमें से एक बैसाखी है नीतीश कुमार, जिसके बदौलत ये सरकार चल रही है। और यही वजह है कि दिल्ली में भी उनको खुश करने के लिए उन्हें एक सीट देनी पड़ी है और वो सीट है बुराड़ी की। तो आप समझ सकते हैं कि बुराड़ी कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण वजह पूर्वांचलियों को लेकर लगातार सियासत हो रही है। पूर्वांचली को लेकर केजरीवाल ने यह कहा कि जो वोट काटे गए हैं ज्यादातर वो पूर्वांचलियों के हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि पूर्वांचलियों की केजरीवाल ने बेइज्जती की है। शहजाद पूनावाला का बयान आपने सुना, जिसके बाद मनोज तिवारी सामने आए, शहजाद पूनावाला को माफी मांगनी पड़ी। 22 से 23 सीटें ऐसी हैं जो पूर्वांचली जिस पर बड़ा प्रभाव रखते हैं और बेहद महत्वपूर्ण पूर्वांचली हो जाते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी गए थे रिठाला और रिठाला में जाकर उन्होंने पूर्वांचलियों के बीच जाकर दही चूड़ा खाया था। तो हर पार्टी पूर्वांचलियों को खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार का दबाव यहाँ पर साफ तौर पर काम किया है। और वहीं आज आप ये देखिए कि वही जो धर्म की सियासत बीजेपी करती है, उसी धर्म की सियासत वो आज करती हुई नजर आई। जब एक राम कथा का जिक्र केजरीवाल ने किया तो उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल को राम की कथा भी सही से नहीं मालूम है, यानी कि भगवान राम की एंट्री दिल्ली के चुनाव में भी हो गई है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उसी के सहारे उसकी शायद नैया पार हो सकती है। हालांकि जहां राम मंदिर बना जिस अयोध्या में, वहीं से ही बीजेपी हार गई और वहां के मिल्कीपुर में भी, अयोध्या के ही फैजाबाद के, वहां पर भी उपचुनाव होने हैं जिसकी वोटिंग 5 फरवरी को होगी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूसरा संकल्प पत्र भी जारी किया है। इससे पहले जो
संकल्प पत्र जारी किया था उसमें वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल का जो वादे थे उन्हीं को मिमिक करती हुई नजर आई थी। यानी कि उसने कहा जो योजनाएं चल रही हैं उनको वो जारी रखेंगे। आज इसी सब पर हम बात करेंगे और मेरे साथी इकरार भी मौजूद है। इकरार, कैसे देख रहे हैं खासतौर पर जब हम इस सीट की बात करते हैं, क्या हम ये माने कि नीतीश कुमार के दबाव के आगे मोदी झुक गए हैं? क्योंकि उनको जाहिर सी बात है, उनको लगता है कि जेडीयू यानी कि बिहार की राजनीति भी यहाँ से साधेंगे और दिल्ली की राजनीति भी यहाँ से साधेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम शुरू से देखते हैं तो जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ उससे पहले से सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे। तो वही जो एनडीए के सहयोगी दल है जिसमें एलजेपी, जेडीयू और तमाम सारे एनसीपी सभी लोग हैं, ये सभी लोगों ने लगातार ये कहते आए कि हमारा गठबंधन हो रहा है, बीजेपी के साथ हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब बीजेपी ने साफ तौर पर इंटरनल जो हमारे सोर्स है उन्होंने बताया था कि बीजेपी ने साफ पर मना कर दिया कि दिल्ली में क्योंकि किसी भी एनडीए के हमारे जो सहयोगी है उनका कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में आप उसका सीधा आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र वाली एनसीपी है उसको एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि बिहार में क्योंकि चुनाव है, इस साल के लास्ट में चुनाव है, तो आप साफ तौर पर ये मैसेज दे सकते हैं कि इन दोनों पार्टियों को साधने के लिए एलजेपी को वो देवली वाली सीट दी गई और जेडीयू को यहाँ सीट दी गई। दरअसल इन दोनों सीटों पर जो है ये पूर्वांचली बहुल सीटें हैं। तो अगर आप बीजेपी के इसमें रणनीति देखेंगे तो जो बिहार को लेकर जो रणनीति चल रही है, तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, जो नीतीश कुमार के पलटने की बातचीत चल रही है, कई तरीके की बातचीत है, तो उन सबको साधने के लिए एक तरीके से जो यहाँ से कैंडिडेट जो जेडीयू ने बनाया वो भी कैंडिडेट कोई आम कैंडिडेट नहीं है, जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष है और बहुत खास है वो जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनके बहुत खास है नीतीश कुमार के। नहीं, उनके अलावा यहाँ तमाम कार्यकर्ता जेडीयू के रहे हैं, जो तमाम जो कार्यकर्ता वो जमीन से जुड़े रहे हैं, लेकिन उन सभी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके ये जो है वो सीट उनके बिल्कुल खास एक तरीके से करीबी को दी गई है। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार का जो समीकरण है वो जो नीतीश बाबू की जो नाराजगी की बात चल रही थी लगातार के वो कब पलटने की बातचीत चल रही थी, तो उसी को ये साधने की कोशिश की गई है ये सीट देकर। जी बिल्कुल, तो नीतीश कुमार को खुश करने की, उन्हें साधने की कोशिश की गई है ताकि दिल्ली की जो बैसाखियों की सरकार है वो भी बची रहे और लास्ट के महीने में इस साल जो लास्ट में चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में डेट डिक्लेयर की जाएगी, वहां पर भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश। तो ये मान सकते हैं कि ये सारी चीजें करने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। नीतीश कुमार फिर भी पलटी मार सकते हैं, ये बात लगातार कही जा रही है। अभी चुनाव का दौर है तो आपको मेरे पीछे शोर शराबा और ये सब आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि हर जगहों पर पार्टियों की रैलियां हो रही हैं और इस वजह से बिल्कुल लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, 10-12 दिन, और इसीलिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकी हुई है। मनोज तिवारी का भी ये एरिया है, यहाँ से वो सांसद है इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। हमने बीच में देखा था कि शहजाद पूनावाला ने जिस तरह की बात कही थी, टिप्पणी की थी, उसके बाद बैकफुट पर आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। इन तमाम चीजों का पूर्वांचली वोट पर आप कितना असर देख रहे हैं? आपको याद होगा जब हम चांदनी चौक गए थे तो किस तरह से बीजेपी वालों ने कुछ लोगों को वहां खड़ा कर रखा था कि हम पूर्वांचली, हम बीजेपी के साथ। तो कितना महत्वपूर्ण है पूर्वांचली वोट? जी देखिए, दिल्ली के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण है पूर्वांचली वोट। आपको याद होगा मनोज तिवारी को जब दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया था, वो सिर्फ उनको इसीलिए बनाया गया था कि किसी तरीके से जो पूर्वांचली वोट है वो बीजेपी के पास रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद और आम आदमी पार्टी जब से बनी है उसके बाद से लगातार पूर्वांचली वोटरों का जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है। इसी को लेकर आप देखिए पिछले 1 महीने से लगातार पूर्वांचलियों को लेकर सियासत हो रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम पूर्वांचलियों के लिए ये करेंगे, ये करेंगे। और वहीं आप देखिए कि शहजाद पूनावाला प्रकरण आपको याद होगा, भाजपा आज तक अपने किसी प्रवक्ता के कई बातों पे कभी बैकफुट पे नहीं आती, लेकिन क्योंकि पूर्वांचलियों का मसला था वो जब और उस पूर्वांचली के मसले के चलते जो है उनके प्रवक्ता ने बाकायदा वीडियो बनाकर इसकी माफ़ी मांगी। जबकि जब डिबेट थी तो डिबेट में दूसरी तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी किसी मुद्दे को लेकर बैकफुट पर आई। और इसके साथ साथ आप देखिए कि प्रवक्ता बीजेपी के थे, उसके बावजूद मनोज तिवारी भी मुखर हुआ इसको लेकर। मनोज तिवारी ने कहा नहीं, उन्होंने गलत कहा है। तो ये पूर्वांचली वोटरों का ही असर है और ये उन्हीं का असर है कि
एक ही पार्टी के दोनों प्रवक्ता और सांसद होने के बावजूद दोनों ने कहा एक दूसरे के खिलाफ रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, शहजाद पूनावाला को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा। मनोज तिवारी ने कहा, तो मनोज तिवारी समझते हैं कि वो यहाँ एमपी रहे हैं, ये सीट उनकी एमपी, और इसमें पूर्वांचली जो वोटर है उनका बहुत योगदान है, जिसको लेकर वो हमेशा लगातार ये चाहते हैं कि वो उनसे ना खिसके। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 7 सांसद हैं, लेकिन आप देखिए हर कार्यक्रम में और हर प्रोग्राम में आपको मनोज तिवारी नजर आएंगे। मनोज तिवारी क्यों नजर आते हैं? क्योंकि मनोज तिवारी पूर्वांचली चेहरा है। बीजेपी ने के प्रदेश में कोई पूर्वांचली चेहरा ऐसा नहीं है जिसको वो आगे कर सके, क्योंकि जो वोटर है वो पूर्वांचली वोटर दिल्ली में भरमार है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में आप देखिए कोई पूर्वांचली ऐसा नेता नहीं है कि वो एक बड़ी उसमें आए। लेकिन वहीं यहाँ अगर हम बुराड़ी की बात करें, संजीव झा है। संजीव झा को झारखंड का माफ कीजिए छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया हुआ है, और पार्टी में कई महत्वपूर्ण पद हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत सारी बातें आपने टीवी डिबेट पे देखा होगा। तो बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सांसद भले ही कितने हो, लेकिन मनोज तिवारी को उन्हें यूज करना होता है हर जगह, या खुद कहें कि मनोज तिवारी पहुंच जाते हैं। आप किसी भी जो विधानसभा चुनाव के बाकी चल रहे हैं, आप प्रदेश में भी मीटिंग्स चल रही हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मनोज तिवारी को जरूर देखेंगे। जबकि सांसद और भी हैं, और सांसद हैं, वो धीरे धीरे अपनी बातों को उठाते हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो पूर्वांचली फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन अभी मैं लोगों से बात कर रही थी अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, वो गाने वाने तक ठीक है, वो इतने बड़े नेता नहीं है कि वो पूर्वांचलियों का नेता उनको मान लिया जाए, जो बीजेपी जिस गलत फहमी में रहती है। दरअसल देखिए, अब ये तो बात आप ठीक कह रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो तीसरी बार सांसद हैं दिल्ली से, तीसरी बार सांसद है, वो लगातार सांसद है। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी को ये लगता है कि पूर्वांचली वोटर हैं वो उनके साथ हैं। हालांकि आपको पता पिछले 3 बार से क्या चल रहा है कि मोदी जी के नाम पे लोकसभा के चुनाव जीते जा रहे हैं। वहीं अगर चुनाव स्टेट के होते हैं तो वो स्टेट के चुनाव हार रहे हैं। तो बहुत सारी तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन फिलहाल पूर्वांचलियों को लेकर सियासत वो कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, और बीजेपी भी कर रही है। और इस विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटरों बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अब ये किस ओर जाते हैं वो देखना होगा। जी, और ये संजय सिंह ने इसको बहुत मुखरता से उठाया था पार्लियामेंट में, जब जेपी नड्डा साहब ने एक बयान दिया था जिसमें आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जो दिल्ली के वोटर्स हैं उनके तमाम वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। तो उसमें जेपी नड्डा ने ये कहा था कि ये सब जो जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो सब जो है रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं वो। तो वहीं संजय सिंह ने इस बात को पकड़ा कि आप जो पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, आप पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता रहे हैं, आप बांग्लादेशी बता रहे हैं। एक बड़ा हमला था आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी के ऊपर, डायरेक्ट हमला था, और आप देखिए वो कितना बड़ा हमला था। उसको लेकर तमाम जो बीजेपी के आला लीडर हैं, पूर्वांचली नेताओं से लेकर बाकी नेता सामने आए बाकायदा, और सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं, जेपी नड्डा साहब ने ये नहीं बोला कि वो हैं। उसके जवाब में फिर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वीडियो क्लिप चलाई, वो दिखाया, खुद अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप देखिए किस तरीके का जो है। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या इस समय पूर्वांचली वोटरों को लेके, और कहीं ना कहीं एक टेस्ट की तरह भी देखा जा सकता है कि अगर पूर्वांचली सीटों पर बीजेपी अगर यहाँ पर अपना प्रभाव बनाने में कामयाब रहती है, या यहाँ पर कुछ सीटें अगर जीतने में कामयाब रहती है, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि बिहार में भी उसको इसका फायदा होगा। नहीं होती है तो उसका नुकसान, यानी कि लोग बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे परिवार नहीं रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वो प्रभाव भी देखने के लिए मिल सकता है। जी बिल्कुल, जो दरअसल दिल्ली का जो चुनाव है वो ऐसे समय आया है कि बिहार का चुनाव है उसके बाद में, तो इसलिए जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो चाहे वेस्टर्न यूपी से देख लीजिए या पूरे बिहार के लोग हैं, वो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी वोटर्स रहते हैं, जिसमें पूर्वांचलियों का जो वोट बैंक है वो बहुत अधिक है। तो पार्टियां एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश कर रही है, खासकर बीजेपी। आप देखिए, एक तरफ पार्टी ये कहती है कि भाई हमारे एनडीए सहयोगी दल जितने हैं वो है, उनका उतना वोट नहीं है कि हम उनको सीट दे पाएँ। आप देखिए कि एनसीपी जो है, एनसीपी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, जबकि महाराष्ट्र में जो है बिना एनसीपी के सरकार नहीं है, कितनी ताकतवर एनसीपी है, लेकिन सिर्फ 2 सीटें दी गई, वो भी एलजेपी और जेडीयू को दी गई। वो इसीलिए दी गई क्योंकि बिहार का चुनाव है, यानी दिल्ली के चुनाव का जो शुरुआत है, और वो बिहार जाके ये लोग उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप प्रदेश में देख लीजिए, या बाकी तमाम जगह आप देख लीजिए कि पूर्वांचली जो नेता है दिल्ली प्रदेश बीजेपी में, उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। पूर्वांचली चेहरा जो बीजेपी ने एक बना के रखा है वो सिर्फ मनोज तिवारी को बना के रखा है। तमाम तरीके के जो एक मोर्चा भी है, पूर्वांचली मोर्चा भी है बीजेपी का। क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, हमारी जब उनसे बात होती है,
सभी लोग ये कहते हैं कि भैया बताइए, पूर्वांचली के नाम पे इतने अधिक वोटर हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें तवज्जो नहीं दी जाती। सिर्फ जब चुनाव आता है तब उसमें भी जो इस बारी जो पूर्वांचली अगर हम कैंडिडेटों की बात करें तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेटों को टिकट दिया, वहीं बीजेपी ने उसके आधे कैंडिडेटों को टिकट दिया पूर्वांचल को लेकर। तो किस तरीके की बिहार दिल्ली की सियासत बिहार तक शिफ्ट हो रही है, बिहार को देखकर जो हो रहा है वो। जी बिल्कुल, बिहार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चुनाव दिल्ली में है लेकिन सियासत बिहार में काफी गरमाई हुई है। आपको ये पता है कि राहुल गांधी भी बिहार गए थे, पटना गए थे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की थी, बीपीएससी के जो छात्र हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने वहां जाकर हमला बोला था। तो ये समझ में आ रहा है कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं लेकिन बिहार भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और नीतीश कुमार को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको मनाए रखने के लिए एक नीतीश कुमार ने जो दबाव की राजनीति अपनाई वो कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर जरूर आ रही है कि उनको जो पूर्वांचल प्रभुत्व वाली बाहुल्य सीट जो है वो जेडीयू को दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार, जिनको ये सीट दी गई है और यहाँ पर लगातार बुराड़ी की बात करते हैं तो 3 बार से यानी कि 2008 के बाद से लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती रही है। और अब चुनाव में राम, रावण और राक्षस इनकी भी एंट्री हो गई है क्योंकि इसके बगैर तो बीजेपी कुछ कर नहीं सकती है और बीजेपी को ये लगता है कि वही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, वही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं की रखवाली है और इसीलिए जब भी कोई इस तरह की बात करता है तो उस पर अटैक करते हैं और केजरीवाल को कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू हैं। स्वाति मालीवाल ने भी उनके ऊपर अटैक किया है। इस सब को किस तरह से देखा जाए, क्या आपको लग रहा है इनका असर होगा या सिर्फ ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जेडीयू की हमने बात की है, एलजेपी का जिक्र की बीजेपी की कोशिश है, लेकिन ये राम, रावण और राक्षस की जो एंट्री हो गई है इसको किस तरह से देखा जाए? क्या इसके बगैर बीजेपी का गुजारा नहीं होता? जी बिल्कुल, बीजेपी के आज प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, वो सुबह 8 बजे उठे, 8 बजे उठकर वो वहीं गए जहाँ अरविंद केजरीवाल जाते हैं, यानी कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में हाँ। वहीं गए, वहीं उन्होंने जो है पूजा की, अर्चना की और उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की सद्बुद्धि की जो है वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करने के लिए आए कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो राम कथा का अपमान किया है। तो बीजेपी जो एक कैडर जो हिंदुत्व वोटर है जो अपना, वो उसको लग रहा है कि उस वोट बैंक में अरविंद केजरीवाल सेंध लगा रहे हैं। वो कैसे सेंध लगा रहे हैं मैं आपको बताऊं। अरविंद केजरीवाल ने जो 18,000 पुजारियों के लिए जो घोषणा की है, तब से पुजारी, कई हम वीडियोस भी देख रहे हैं, वो कई सारे जो पुजारी हैं वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में आ रहे हैं। अब वो उसके बाद बीजेपी को थोड़ी ये टेंशन लगी कि यार ये तो जो हमारा जो कोर वोट बैंक है, चलो कांग्रेस का तो ले ही लिया, अब हमारा कोर वोट बैंक भी ये तो घसीटता जा रहा है। तो हर क्लिप अरविंद केजरीवाल की बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं
और जहां उन्हें इस तरीके की कुछ चीजें नजर आती है उसको तुरंत हाईलाइट करते हैं। तो ये उसी में से है। अक्सर ऐसा होता है कि आदमी सार्वजनिक मंच पर बयान दे रहा है तो हम भी लाइव बोल रहे हैं, कुछ का कुछ निकल जाता, आदमी का थोड़ा सा वो नहीं रहता। इसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने खुद क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई बताइए, मैंने कहा कि वो रावण जो है वो हिरन बनकर आए थे, लेकिन वो शायद मारिच उन्होंने कहा कि वो जो भी है वो बनकर आए थे हिरन। तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो खुद रावण की प्रवृत्ति के लोग हैं। किस तरीके से आज रावण के लिए ये लोग धरने पे बैठे हैं, यानी ये लोग रावण को पूछते हैं, यानी ये लोग राक्षसों को पूछते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का आप देखिए, वो पूजा अर्चना करने गए, वहीं बाउंस बैक अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से मारा कि उल्टा बैकफुट पे बिल्कुल बीजेपी को भेज दिया। कहा कि भाई ये तो रावण के पुजारी हैं, ये तो राक्षसों के पुजारी हैं, ये तो अगर ये सत्ता में आ गए, दिल्ली की सत्ता में आ गए तो ये क्या करेंगे, क्योंकि तो रावण सब कुछ खा जाएंगे, ये सब कुछ खा जाएंगे। तो आप अरविंद केजरीवाल से जो बातों में जो है वो भाजपा को जीतने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा कि किस तरीके से जो वो चीजें निकाल के लाते हैं अरविंद केजरीवाल, उसका बाउंस बैक ऐसा मारते हैं कि वापस उनको डिफेंसिव होना पड़ता है। अगर यहाँ क्या हम ये माने कि दिल्ली में क्या त्रिकोणीय मुकाबला हम मान सकते हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी की तबीयत खराब है और इसीलिए वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। और आज जो कर्नाटक के बेलगावी में जो सभा हो रही है, जय बापू जय संविधान और जय भीम के बैनर तले, उसमें भी राहुल गांधी नहीं गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका गला खराब है और बताया जा रहा है कि उनको शायद फीवर भी है, इसलिए वो नहीं गए हैं जल्दी ही। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जैसे ही राहुल गांधी की तबीयत ठीक होगी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ में मिलकर जिन सीटों पर 12 से 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर निगाह है कांग्रेस पार्टी की, और उस पर वो पदयात्रा कर सकते हैं, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही दिल्ली में यात्रा वो कर सकते हैं। उसका असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि पिछले 2 चुनाव के कंपैरिजन में इस चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम से लड़ रही है। कांग्रेस के साथ भी परेशानी ये है कि उनके पास केजरीवाल के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वही परेशानी बीजेपी की भी है, बीजेपी के पास भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो ये कह सके कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये मुख्यमंत्री होंगे। और इस मामले में केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है उसका जाहिर सी बात है दिल्ली में तो हम कह सकते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, और यही वजह है कि अभी भी एज केजरीवाल को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये इलेक्शन केजरीवाल का सबसे मुश्किल इलेक्शन है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार जो मुद्दे हैं जिन पर वो घिर रहे हैं या वो काम वो वादे जो उन्होंने किए जिनको वो पूरा नहीं कर पाए, उन सबको लेकर भी वो घिर रहे हैं और उनको भी इस बात का अंदाजा है। यही वजह है कि ऐसा लगता है कि सुबह सोकर उठते हैं और उसके बाद एक नई घोषणा वो कर देते हैं, और अलग अलग तरह की घोषणाएं वो स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए लगातार वो कर रहे हैं। और महिला जो वोट बैंक है केजरीवाल का, वो अभी भी इंटैक्ट मालूम होता है, वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जिस तरह से हम महिलाओं से और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं उसके बिहाव पर हम ये कह सकते हैं कि महिला जो वोट बैंक है वो अभी भी खासा खुश नजर आता है। और अब उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ये शिकायत थी बिजली पानी फ्री मिलता है लेकिन किराएदारों को नहीं मिलता, उन्होंने कहा कि अब हम आएंगे अगर सरकार में तो किराएदारों को भी हम फ्री करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेट्रो में और बस में हाफ टिकट लगेगा, महिलाओं को भी जो मेट्रो है उसमें हाफ टिकट लगेगा। और उन्होंने अलग अलग समाज के लोगों के लिए भी अलग अलग तरह की योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं, यानी कि जब तक वो इलेक्शन चलता रहेगा, जब तक वो कर सकेंगे, जब तक हर रोज वो नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। और इससे बीजेपी परेशान है। एक संकल्प पत्र लेकर आई, फिर दूसरा संकल्प पत्र लेकर आई, लेकिन उसके बाद फिर केजरीवाल ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिए, तब उसकी समझ नहीं आ रहा कि और कितने संकल्प पत्र वो लेकर आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि 26 जनवरी के बाद में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की रैली होने वाली है दिल्ली में। यानी 26 जनवरी से के बाद का टाइम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है या और भी अन्य जो पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय, जैसे एनसीपी है, प्रफुल्ल पटेल भी यहाँ आएंगे 26 के बाद में। और बीजेपी की तमाम बड़ी लीडरशिप वो 26 के बाद जो चुनाव प्रचार में वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जुटने वाली है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। 26 के बाद बहुत कम समय रह जाएगा, 3 तक प्रचार कर सकते हैं वो। तो यानी आप लगा लीजिए 6-7 दिन का जो समय है, उस समय में जो बीजेपी है वो अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेगी। और कोशिश इसलिए भी करेगी क्योंकि 26 साल से उनको सूखा है। दरअसल इस चुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है वो बीजेपी के लिए है, ना कि कांग्रेस के लिए, ना कि आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस 15 साल सत्ता का सुख भोग चुकी है, अरविंद केजरीवाल 11 साल भोग चुके हैं। लेकिन जो बीजेपी है पिछले 26 सालों से, हालांकि एक बार उनका टाइम आया था लेकिन उसमें 3 मुख्यमंत्री बनते तो उस तरीके का नहीं था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चुनाव है
वो बीजेपी के लिए तो बीजेपी तमाम तरीके की जो है वो गारंटियां लेकर आ रही हैं। एक समय करेंगे आप? एक समय वो कहते थे कि एक समय वो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां दे रहे हैं, लेकिन एक संकल्प। आइए कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप बहुत देर से खड़ी हैं तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। क्या सोचकर वोट करेंगी इस बार आप? अरे केजरीवाल बहुत अच्छे इंसान है, गरीबों का दाता है। गरीबों का दाता है? हाँ। अच्छा, ऐसा क्या किया आपके लिए? हमारे लिए ये बिजली फ्री किए थे, पानी फ्री किए थे। हाँ। हमारे गली में आते जाते थे, छोटे गली में पानी नहीं था, पानी भरा रहता था। आज वही आके मेरा रोड बना दिए, बहुत सुविधा किया है। गरीबों का दाता है, हॉस्पिटल में सब कुछ सुविधा, सारे जगह सुविधा। बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा। उनको वोट उन्हीं को मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा। हाँ। बदलाव का नहीं सोच रही हैं आप? हैं? हाँ। अच्छा, 2100 रुपए जो देने की बात कही, उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया आपने? हाँ, हमने किया है। कर लिया आपने? हाँ। अच्छा। हाँ, आप क्यों नहीं मिलेगा? वो सबको दाता करते हैं, सबको बहुत भला करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। चुनाव है, चुनाव के दौरान उन्होंने घोषणा की। आपको लगता है कि घोषणा पूरी होगी? हाँ, भरोसा है। बीजेपी ने भी कहा कि 2500 रुपए आपको देंगे। हाँ, क्यों नहीं देंगे? किसके वादे पर आपको भरोसा है? बीजेपी के वादे पर यकीन हो रहा है आपको या फिर केजरीवाल के? केजरीवाल के। केजरीवाल हाँ। के। अच्छा, ठीक है। केजरीवाल के। बीजेपी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हम आपके अकाउंट में डालेंगे। हाँ। तो अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो चुनावी जुमला है। तो आज जो संकल्प ये ले रहे हैं या कुछ भी वो संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं। हाँ। लेके आए हैं, तो उसको कल हम क्या समझे? कल अमित शाह फिर कह सकते हैं ये वो तो जुमला था। जुमला है। अच्छा, आप पूर्वांचल से हैं? जी। अच्छा, तो पूर्वांचली वोटर्स को लेकर एक बार बड़ी मारामारी है, ऐसा क्यों है? हर पार्टी कह रही है कि वो हमारा वोट बैंक है, वो हमारा वोट बैंक है, लेकिन पूर्वांचली क्या सोच रहे हैं? पूर्वांचली केजरीवाल को चाहते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्या किया है केजरीवाल ने? केजरीवाल ने अपने जो पूर्वांचल साइड के जितने भी हैं उनके लिए काफी अच्छा काम किया है। जैसे स्कूल करा तो सबके लिए, ये पूरी दिल्ली वासियों के लिए करा है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। तो छठ पूजा के दौरान आपको आसानी होती है? आसानी, बिल्कुल आसानी। छठ घाट बनवाए हैं और उनके लिए जो तैयारियां होती हैं वो 1 महीने पहले 2 महीने पहले से पूरी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलग अलग घाटों पे जाके बीजेपी दिखाती है, देखिए कितने घाट गंदे हैं। फ्लॉट वो सब दिखावा है। हाँ? दिखावा रहता है। दिखावा रहता है। वो दिखावा रहता है। वो जितने सबको अच्छा करते हैं ना, वो उनका दुनिया कहती है उनका नाम बहुत अच्छा है। मैंने इनको देखा है। केजरीवाल बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, हाँ, वो बढ़िया वोट पाएंगे, देख लेना, मैं कह रही हूँ। चलिए ठीक है। और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, बात करूंगी। आप बताइए, क्या सोच के वोट करेंगी? अरे वो कोई नहीं। हाँ? जो जीतेगा तो अपने घर का जीतेगा। क्या बोल रहे हैं? जो भी जीतता है अपना घर भरता है। अपना घर भरता है। दोस्तों कोई कुछ नहीं होता। आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाता? मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ, आपको बिजली पानी फ्री नहीं मिल रहा? क्या मिला है? बिजली का बिल आ ही रहा है, पानी का बिल आ ही रहा है। क्या मिल रहा है? और साफ सफाई, स्कूल, बच्चों की शिक्षा वगैरह? अरे ये तो होते रहता है, चलते रहता है। चलिए ठीक है। आप बताइए, आप तो कार्यकर्ता लग रही हैं मुझे। कार्यकर्ता हैं आप आम आदमी पार्टी की? ये फिलहाल गए थे, आज हमारा सम्मान हुआ वहाँ पे। अच्छा, तो क्या एक महिला के तौर पर क्या सोचकर वोट करेंगी आप? हमारे बेटे को पढ़ा रहे हैं, EWS में केजरीवाल पढ़ा रहे हैं। हम तो किराए पे हैं फिलहाल। थोड़ा बहुत तो मुझे भी सुविधा मिल रही है। मकान मालिक बिजली बिल नहीं ले रहा, जितना आ रहा है उतना ही हम भर रहे हैं। अच्छा, और क्या आपको वहाँ जाते हैं, बस वगैरह में जाते हैं, आपको फ्री? बिल्कुल, हाँ, सुविधाएं मिल रही है मुझे, बस की सुविधाएं मिल रही है। अम्मा बात करेंगी? वोट करेंगी? वोट करेंगी? क्या सोच के करेंगी? हाँ? केजरीवाल को दिया था वोट, इस बार किसको देंगी? केजरीवाल को देंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि केजरीवाल को वोट देने की यहाँ पर बात कर रही हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर रैली भी है यहाँ पर, और संजय सिंह यहाँ पर पहुँचेंगे कुछ देर में यहाँ पर। और ये बुराड़ी की सीट है जिस पर अरविंद केजरीवाल जो है संजय सिंह यहाँ पर प्रचार करने के लिए, संजीव झा का जो यहाँ से अभी मौजूदा MLA हैं, और अभी भी यहाँ के लोगों को ये लगता है कि उनको ही दोबारा वोट जो है चुनकर वो भेजना चाहते हैं, उनको वही वोट वो करना चाहते हैं। तो और आपके पास और क्या जानकारी? भाजपा ने जो कुछ 2 दिन पहले करीब एक संकल्प पत्र जारी किया था,
8 पार्ट में संकल्प पत्र जारी करने का उनका सिलसिला जारी है। आज संकल्प पत्र 2 उन्होंने जारी किया है। और ये दोनों में भी वही चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल की है। जैसे उन्होंने कहा है कि ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा है। 10 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा, अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा है। 5 लाख का दुर्घटना बीमा किया जाएगा, वो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है। उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। तो जब आप एक समय कहते हैं, उसी के साथ साथ मैं बताऊं, घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख की दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, 6 महीने के लिए पेड लीव, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह छात्रों को दिया जाएगा। तो ये अरविंद केजरीवाल जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान योजना जो लेकर आए थे, उसी का ये भी पार्ट है। तो योजनाएं जो अरविंद केजरीवाल वाली योजना है, वो बीजेपी एक तरीके से समझ चुकी है कि इसके बिना दिल्ली में गुजारा नहीं है। वही अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा, संजय सिंह ने खुद कहा कि ये हमारी योजना को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में इस समय मुद्दे नहीं है, विकास की बात नहीं हो रही, किसी चीज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फ्री की वाइफ जो एक अरविंद केजरीवाल जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। कई वक्तों से आपकी हमारी कई बार बात हुई है, वो कहते हैं जी देश बिक जाएगा देश, लेकिन आज जब हम उन्हीं वक्तों से पूछते हैं कि वही चीज बीजेपी दे रही, तो आप क्या कहेंगे? तो उनके मुंह में दही जम जाता है एक तरीके से। तो ये जो संकल्प पत्र है, 4 संकल्प पत्र बीजेपी लेकर आएगी। दरअसल 4 क्यों लेकर आएगी आप सुनिए। उन्हें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल रोज नई घोषणाएं लेकर आ रहे हैं, उसी के काज के लिए और रोज वो भी जो है 4 संकल्प पत्र लेकर आएंगे कि अभी आ गया, अभी 2 दिन बाद में फिर आएगा, फिर चुनाव का नजदीक आएगा। तो जो अरविंद केजरीवाल घोषणाएं करेंगे, उसी को एक दूसरे रंग में पेश करके वो बीजेपी करने जा रही है। तो आप ये सोचिए, ये जो अभी इकरार आपको बता रहे हैं, वो बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में बता रहे हैं। ये दूसरा संकल्प पत्र जारी किया बीजेपी ने, ऐसे वो 2 और जारी करने जा रही है, क्योंकि वो डरी हुई है। उसको ये लग रहा है कि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद चुनाव आयोग उसकी एक बी पार्टी के तौर पर काम कर रहा है। विपक्ष लगातार कहता रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र मॉडल दिल्ली में भी अपनाया जा सकता है। ये बात लगातार विपक्षी पार्टियां कहती रही हैं, क्योंकि वोट जिस तरह से काटे गए हैं और बोगस वोट बढ़ाए गए हैं, ये इल्जाम लगाया है पार्टियों ने, और वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ी है उसका भी इल्जाम लगाया है। तो ऐसे में आप ये समझिए, इन सब के बाद भी और तमाम जो संस्थाएं हैं, किस तरह से आपको ये नहीं भूलना चाहिए, अरविंद केजरीवाल से लेकर लगभग आधा दर्जन उनके ऐसे नेता रहे जिनको जेल में डाला गया, जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जिनको लगातार प्रताड़ित किया गया और एक तरह से सरकार नहीं चलने दी गई। ईडी, सीबीआई, आईटी, सबका दुरुपयोग किया गया, जो तमाम विपक्षी नेताओं को लेकर किया जाता रहा है। और इस सब से भी बीजेपी को ये लग रहा है कि उसका काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है और उसको वो हासिल नहीं होगा जो वो चाहती है। तो अब आप ये देखिए कि वही तमाम वादे, वही तमाम योजनाएं वो रिपीट करते हुए नजर आ रही है, जिसको या तो जिसको लेकर घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने, या फिर ऑलरेडी वो योजनाएं दिल्ली में काम कर रही हैं, यानी कि वो ऑलरेडी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो लोग ये सोचेंगे कि भाई अगर वोट देना ही है तो फिर ओरिजिनल को दे, कॉपी को क्यों दे? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने खुद ये कहा कि जब हमारी योजना है और हम दे रहे हैं, तो फिर सरकार बदलने की क्या जरूरत है? सरकार जो हमारी जो वादे हमने किए हैं और हम दे रहे हैं, उसको दूसरी सरकार आएगी, देगी, नहीं देगी, और तमाम तरीके के अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इनके झूठे वादे हैं। जिस तरीके से अभी पब्लिक ने भी कहा कि 15-15 लाख के वादे किए गए थे, तो हो सकता सत्ता में आने के बाद में कह दे कि ये तो हमारे जुमले थे, चुनावी जुमले थे। तो एक नई बात जो है वो पब्लिक के बीच से निकल कर आई है कि पब्लिक जो बीजेपी के जो संकल्प पत्र को है, वो एक तरीके से जुमला मान के चल रही है कि ये भी जुमले हैं, जैसे 15 लाख वाला जुमला वापस हो गया, वैसे उसी तरीके से संकल्प पत्र हो जाएंगे। बीजेपी के लिए दरअसल इस समय सबसे मुश्किल है, मुश्किल दौर है, क्योंकि 26 साल के बाद सत्ता में वापसी करनी है और केंद्र में उनकी खुद की सरकार है, उसके बावजूद जो और मोदी जो ब्रांड है, मोदी ब्रांड है, उसके बावजूद दिल्ली की सत्ता से बहुत खलता होगा ये बीजेपी को कि 11 साल, लगभग 11 साल, 10.5 साल मान लें कि वो दिल्ली में सत्ता पर है, यानी कि दिल्ली, यानी कि आप ये समझें पार्लियामेंट में उनके तमाम सांसद वहां पर जाकर बैठते हैं, वहां से मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन जिस दिल्ली में बैठकर वो सत्ता चलाते हैं वही दिल्ली उनकी नहीं है। जी बिल्कुल, ये तो बीजेपी नेताओं का दर्द है कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तोड़ निकाला एलजी के थ्रू। आप देख लीजिए किस तरीके से लास्ट के 6 महीने में, 6 से 8 महीने में, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, तमाम तरीके की बातचीतें, तमाम तरीके के जो वो आम आदमी पार्टी के ऊपर किए गए जैसे आरोप लगाए गए,
तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं उस समय एलजी, हम उषा जी जब फील्ड पे रहते थे, हम रिपोर्टर्स हैं, हमने हमेशा जब भी सुना कि कोई विकास कार्य होता था, उसका जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, वो हमेशा सीएम करते आए हैं, चाहे वो सीएम कोई भी हो, किसी भी राज्य में, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या वो। लेकिन हमने यहाँ देखा कि अगर सरकारी नौकरियों के लिए पत्र देना है, नियुक्ति पत्र देना, तो एलजी दे रहे हैं। यानी चुनी हुई सरकार जिसका ये हक बनता है कि जो विकास कार्य हुए हैं वो उनको उसका श्रेय लेना चाहिए, लेकिन उसकी जगह एलजी खुद नेता बन के निकलते हैं, अपना गुलदस्ता लेकर कभी यमुना के किनारे टहलते हैं, वहाँ पार्क का उद्घाटन करते हैं। कभी जो दिल्ली सरकार के जितने जो लोगों को नौकरियां देने की बात आती है, तो विज्ञान भवन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें लोगों को वो नियुक्ति पत्र देते हैं। उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री या उसके किसी मंत्री का कोई योगदान नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बीजेपी ने एक सेकंड डोर निकाला, रास्ता निकाला कि हम दिल्ली की सत्ता पर किस तरीके से काबू कर सकते हैं। ये ऐसा पहली बार है। पिछली सरकार में भी आपने देखा कि कभी एलजी पहले भी रहे हैं, लेकिन कभी एलजी ने, जबकि बीजेपी के एलजी रहे भी, आपकी से बीजेपी ने मनोनीत किया उन एलजी को, लेकिन उन एलजीओ ने जो ठीक तरीके से काम किया। लेकिन इस बार आप तमाम तरीके के जो लोग हैं, वो कई लोग ये भी देखते हैं कि एलजी जो है वो दौरा करते हैं जगहों का और कहते हैं कि देखिए यहाँ सफाई नहीं हो रही है, कैसे लोग रह रहे होंगे यहाँ पर। इस बात पे अरविंद केजरीवाल का बाउंस बैक देखिए। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि क्या नाम, ये एलजी जो है दिल्ली का एलजी है, वो कहीं गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ इतनी गंदगी है, यहाँ वो है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूछा, मतलब कई पत्रकारों ने पूछा कि सर एलजी गए थे, उन्होंने कहा यहाँ गंदगी होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से जवाब दिया कि सब लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा कि वो तो हमारे बड़े हैं, अगर उनको गलती लगती है तो हमें बताएं, हम उसको सुधारेंगे। उन्होंने कहा वहाँ हम कल जाके उसको सुधारेंगे, मैं सीएम आतिश जी को कहूँगा कि जाके उनको सुधारें। वो तो हमारे बड़े हैं, वो जो गलतियाँ बताएंगे, हम भी इंसान हैं, हम भी गलतियाँ कर सकते हैं। अच्छी बात है गलतियाँ निकाल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पे फेंका गया बाउंसर, वो किस तरीके से उसको खेलते हैं कि बीजेपी या एलजी जो भी है, वो एक तरीके से सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि यार इसका क्या जवाब। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि बीजेपी के ही वो नेता हैं, उनके साथ वो पॉडकास्ट करते हुए नजर आए एलजी, और वो पॉडकास्ट में जाहिर सी बात है वो तमाम बातें वही कहेंगे। इलेक्शन से जस्ट पहले वो पॉडकास्ट करते हैं और इलेक्शन के दौरान बल्कि वो पॉडकास्ट करते हैं और उसमें तमाम वो चीजें उठाते हुए नजर आते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि एलजी के जरिए किस तरह से परेशान करने की कोशिश जो है वो सरकार को पूरी तरीके से की गई, लेकिन उसकी वो तमाम चीजें हम ये कह सकते हैं कि काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ये हम मान सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, खासतौर पर यहाँ भी अगर कांग्रेस के कैंडिडेट की तो मंगेश त्यागी हैं। हाँ। त्यागियों का गांव है बुराड़ी। दरअसल यहाँ जो है इस बुराड़ी जो है वो त्यागियों का गांव कहलाती है। तो यहाँ त्यागी मतदाता बहुत अधिक है, पूर्वांचली वोटरों के साथ साथ त्यागी मतदाता अधिक है और यहाँ त्यागियों का ही दबदबा है। तो कांग्रेस ने इसलिए त्यागी उम्मीदवार उतारा है। एक जो भ्रम जो सब जगह चल रहा है कि कांग्रेस जितना मजबूत होगी उतना आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, जबकि ये लोगों की गलत धारणा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो बीजेपी को होगा, क्योंकि जिस समय आम आदमी पार्टी बढ़ रही थी, कांग्रेस डाउन हो रही थी, उस समय कांग्रेस के जो वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हुए थे और वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी शिफ्ट हुए थे। लेकिन एक आम धारणा लोगों ने ये बनाई गई कि नहीं ये तो पूरा कांग्रेस का वोटर है जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जहां वोटर्स ने अगर देखा कि कांग्रेस बढ़ रही है, वहां बीजेपी के वोटर भी खिसकेंगे और बीजेपी के वोटर्स भी जो, क्योंकि बीजेपी का जो दिल्ली में माना जाता है कि 32 से 33% वोट फिक्स है, लेकिन पिछले चुनाव में आप देखिए कि उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, पिछले 2 चुनाव में बढ़ा है, जो लोकसभा के चुनाव में है उन सब में। तो आप इस तरीके का अगर इसको आकलन करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो बढ़ने का जो लोग बता रहे कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, मुझे लगता है कि वो बहुत फायदा हो सकता है। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो आपने कहा त्रिकोणीय मुकाबला, वो वाकई में त्रिकोणीय मुकाबला है उन सीटों का। कांग्रेस को माइनस नहीं किया जा सकता दिल्ली की सत्ता से, क्योंकि दिल्ली में जो वापसी हो रही है, जिस तरीके से देवेंद्र यादव ने यात्रा निकाली, पूरे 1 महीने की यात्रा निकाली, वो एक विधानसभा गए, उन्होंने लोगों को जोड़ा और लोगों से जब हम उनकी यात्रा कवर करने गए थे तो लोगों ने कहा कि हम तो जो कांग्रेस को याद कर रहे हैं। तो तमाम तरीके के ऐसे लोग हैं। तो ऐसे समय में पिछले जो 10 सालों का जो गैप रहा उसमें आप देखिए कि कांग्रेस जब भी चुनाव होते थे तो कांग्रेस की इतनी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन इस बार इसलिए चर्चा है क्योंकि कांग्रेस फाइट में है। जी
बिल्कुल, और इसीलिए उसने अपने कई बड़े चेहरे जो हैं वो मैदान में उतारे हैं। संदीप दीक्षित हैं, अलका लांबा हैं, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने मैदान में उतारा है। और कई ऐसी सीटें हैं, 15 से 20 ऐसी मानी जा रही है, जहां काफी मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस यहां पर सत्ता पाने के लिए तो नहीं लड़ रही है, ये भी उसको पता है कि इस बार वो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो अपनी वापसी के लिए, अपने पैर जमाने के लिए वो यहाँ पर मजबूती से लड़ रही है। और जब बड़े नेताओं की रैलियां शुरू होंगी उसके बाद और देखना होगा कि कितनी चीजें यहाँ पर बदलती हैं, क्योंकि अभी भी आप ये समझिए 26 जनवरी के बाद चुनाव में और बहुत तेजी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और ऐसे ही अलग अलग जगहों पर हम जाकर आपको लोगों के बीच जाकर लोगों के मन की बात बताएंगे, उस विधानसभा की समस्याएं भी आप तक पहुंचाएंगे और ये बताएंगे कि दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मेरे और इकरार के साथ बस इतना ही। नमस्कार।